अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। तो बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है इस अपनी वीडियो में वो टॉपिक है चैप्टर नंबर 19 जो कि डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स था सेकेंड ईयर क्लास से। ठीक है, जो हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। जो आज अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, कॉम्पटन एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसका पूरा नाम अगर हम देखें तो पूरा नाम था आर्थर हॉली कॉम्पटन। ठीक है, क्या नाम था? आर्थर हॉली कॉम्पटन एट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। और उसने अपनी जो सर्च की वो किधर सर्च अपनी कंप्लीट की? वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में। और किस ईयर में की थी? 1923 में। ठीक है, आर्थर हॉली कॉम्पटन एक साइंटिस्ट था जिसने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में 1923 में अपनी सर्च कंप्लीट की। ठीक है, स्टडीड द स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज बाय लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ ग्रेफाइट टारगेट के ग्रेफाइट टारगेट से उसने क्या किया? जो एक्स रे स्केटर्ड होती है, ठीक है, स्केटर मतलब कि फैल जाती है। ठीक है, लूजली बाउंड एक दूसरे के साथ वो टाइटली बाउंड नहीं होती बल्कि लूजली बाउंड होती हैं। ठीक है, इसकी स्टडी उसने की। दोबारा से सुनिए। आर्थर हॉली कॉम्पटन एट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी 1923 स्टडी द स्केटरिंग ऑफ एक्स रेज। उसने एक्स रेज की स्केटरिंग को स्टडी किया बाय लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन की मदद से, फ्रॉम अ ग्रेफाइट टारगेट, एक ग्रेफाइट के टारगेट से। ठीक है बेटा, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आर्थर हॉली का। अगर हम बात करें कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन इसकी क्या थी? कह रहे हैं डेफिनेशन में कहते हैं द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द वेवलेंथ, द फिनोमिना इन द चेंज ऑफ the phenomena in the change of wavelength the phenomena in the change of wavelength in the change of wavelength of an f of an x-ray after collision आफ्टर कोलिजन। क्या होता है फिर जब कोलाइड हो जाए? तो विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है बेटा, अगर डेफिनेशन देखें कहते हैं द फिनोमिना इन द चेंज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, द फिनोमिना in the change of wavelength, in the change of wavelength, the phenomena in the change of wavelength of an x-ray, के जब x-ray की wavelength क्या हो जाए? चेंज हो जाए। कब चेंज हो जाए? आफ्टर कोलाइजन विद इलेक्ट्रॉन के, जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करे तो उसकी क्या चेंज हो जाए? वेवलेंथ चेंज हो जाए। उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। फिर से सुने सिंपल अल्फाज में, कहते हैं कि जो आपके पास एक्स रेज होती हैं, एक्स रेज जब किसी इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर कोलाइड करें, ठीक है, कोलाइड करने के बाद उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाए, तो वेवलेंथ के चेंज होने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, ये थी बेटा इसकी डेफिनेशन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कॉम्पटन के हवाले से जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर कहते हैं कि अगर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है, आपने इनके मतलब थोड़ी सी एग्जांपल्स लेनी है। कहते हैं व्हाट पार्टिकल डू विद पार्टिकल, ये बात करने लगे जब दो पार्टिकल कोलाइड करें एक दूसरे के साथ। जैसे हमने इधर बात की ना कि एक्स रे कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन, के एक्स रे कोलाइड करती है इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, इसी की थोड़ा समझ लाने के लिए मैं एग्जांपल देने लगा हूं सिंपल, कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई सी दो बॉडीज है, सपोज एक मेरे पास m1 था मैस, दूसरा मैस था m2, ये एट रेस्ट था और ये मूव कर रहा था। क्या होगा जब ये इसके साथ जाकर टकराएगा? तो क्या होगा? दो पॉसिबिलिटीज है इधर। एक तो क्या होगा कि ये खुद स्टॉप हो जाएगा और इसको आगे धकेल देगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये आगे कि ये आगे फर्दर चला जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि जब आपके पास m1 था, m2 के साथ जाके टकराएगा, तो क्या होगा? m2 जब इसके साथ टकराया तो सपोज m2 इधर चला गया और m1 इधर चला गया, m2 इधर और m1 इधर, दो पॉसिबिलिटीज आ गई।
कि जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हों, दो पार्टिकल्स हों, दो बॉडीज हों, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ टकराएं जाकर, एक उनमें से रेस्ट की हालत में थी, एक मोशन में थी, तो क्या होता है कि पहली पॉसिबिलिटी ये आती है कि जो M2 मैच था, ठीक है, उसके साथ जब M1 टकराता है तो M1 स्टॉप हो गया, M2 आगे फर्दर कहीं किसी डायरेक्शन में निकल गया। फिर दूसरी बात जब हम करते हैं कि M1 और M2 एक दूसरे के साथ टकराते हैं, सिचुएशन सेम पहले वाली, तो क्या होता है कि दोनों में ऐसी स्टॉप कोई नहीं होता, बल्कि दोनों अपनी अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास कि जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है व्हाट वेव्स डू विद ऑब्जेक्ट, कि जब वेव के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वेव क्या करती है। तो बेटा इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि आपने अगर कोई तालाब देखा होगा, ठीक है, पानी का तालाब हो, ठीक है, बिल्कुल शफाफ, तो क्या होगा, या जैसे स्विमिंग पूल होते हैं आजकल, आप उसकी भी एग्जांपल ले सकते हैं। स्विमिंग पूल में आपने एक तालाब में क्या करना है, एक लकड़ी का या कागज का कोई पीस रख देना है, ठीक है, जो कि पानी में डूबता नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, पानी में लकड़ी का या कोई कागज का पीस रख देना है, ठीक है। पीस रखने की वजह से क्या होगा कि ये देखिए, सपोज मेरे पास ये तालाब था, ठीक है, तालाब में क्या हो रहा है, सिर्फ वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। पानी पहले तो सिंपल था, रेस्ट की हालत में था, जब आपने इसमें सपोज ये इधर पड़ा हुआ था एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, क्या होगा कि जब आपने इसके किसी सिरे पर पानी में पत्थर फेंके आप, ठीक है, या कोई चीज फेंक दे ताकि पानी में क्या हो, वेव्स प्रोड्यूस हो, लेकिन इस तरह फेंक रही है कि ये जो आपके पास लकड़ी थी उसके ऊपर कोई असर ना आए, ठीक है। आप क्या करें, पानी में जब वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी तो आप देखेंगे ये जो लकड़ी थी आपने रखी हुई वो इस तरह ऊपर नीचे ट्रेवल करना, अपनी जगह को चेंज नहीं करेगी, लेकिन उसी जगह पर रहते हुए कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी, ठीक है। वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, जब क्रस्ट आएगा तो ऊपर चली जाएगी लकड़ी, जब ट्रफ आएगा तो वो लकड़ी नीचे आ जाएगी। ये एग्जांपल थी वेव की, कि जब वेव किसी पार्टिकल में हो तो क्या करती है। फिर तीसरा था कि व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू विद इलेक्ट्रॉन्स, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करती हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि सपोज, चलिए ये मैं रेज ही कर देता हूं अब, आपके पास क्या होगा, थर्ड वाली एग्जांपल मैं पढ़ने लगा हूं अब, ये वाली, ठीक है, कि सपोज आपके पास से क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही थी, इधर आपके पास पड़ा हुआ था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब ये इसके साथ कोलाइड करेगी, इसके साथ टकराएगी तो क्या होगा, ये इसकी वेवलेंथ को चेंज कर देगा, ठीक है। पहले कह लें कि अगर ये इसकी वेवलेंथ स्मॉल थी तो बाद में वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसमें प्रोसेस ये होता है कि ये सिर्फ इसकी वेवलेंथ को चेंज करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट की, कि अगर इधर ही हम लिख लेते हैं व्हाट कॉम्पटन इफेक्ट डू, व्हाट कॉम्पटन इफेक्ट सेज, कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है। कॉम्पटन इफेक्ट कहता है कि जब आपके पास, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन था, सपोज इधर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, ठीक है, सेम वही बात, इधर से क्या ही, ठीक है, एक्स रेज आना स्टार्ट हो गई। एक्स रेज क्या किया, इलेक्ट्रॉन के साथ आगे कोलाइड किया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, तीन पॉसिबिलिटीज इधर भी आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉन यहां तो चला जाएगा बिल्कुल सीधा, ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 क्या होगा, यहां तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फिर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, ठीक है। जो क्या आपके पास क्या, इधर अगर देखेंगे तो एंगल आपके पास कौन सा बन रहा है, एंगल इधर आपके पास बनेगा 180 डिग्री का, थीटा आपके पास आ जाएगा। लेकिन जब इस बात में देखें कि उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है तो उधर कोई ना कोई एंगल आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर इस इधर देखें तो इधर एंगल कौन सा आ रहा है, तकरीबन ये 45 का बन रहा है, ठीक हो गया। फिर दूसरी सिचुएशन क्या होती है, अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन, जब एक्स रेज इलेक्ट्रॉन के साथ आकर टकराई, ठीक है, तो ये बिल्कुल अपनी इस डायरेक्शन में हो गया, तो इस डायरेक्शन में देखें क्या एंगल इसके साथ बनता है, वो एंगल बनता है 90 डिग्री का,
ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज मैंने आपको इधर भी बना दी कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन के आगे एक्स रेज टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर जाएगा या थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा या काफी ज्यादा 90 के एंगल पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज। अब कॉम्पटन ने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन की थी, उसमें क्या बताया उसने देख लेते हैं। कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, उसको नाम दिया गया कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट उसने एक फार्मूला ड्राइव किया था जो कि फार्मूला था डेल लैम्डा मीन्स के चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, क्या था कॉम्पटन शिफ्ट? अगर बेटा आपको ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कॉम्पटन व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट, तो ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला था डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। डेल लैम्डा तो चेंज इन वेवलेंथ था, चूंकि वेवलेंथ चेंज होगी जब एक्स रेज आके टकराई। एच क्या था? प्लांक्स कांस्टेंट। एम क्या था? रेस्ट मैस। और सी क्या था? स्पीड ऑफ लाइट। और थीटा ये जो आपके पास डिफ्रैक्शन हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, उसका जो एंगल आ रहा था वो उधर थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि अगर कॉम्पटन ने जो वेवलेंथ डिराइव की, ठीक है, कॉम्पटन वेवलेंथ, पहला था कॉम्पटन शीट, उसका ये फार्मूला आपने याद रखना है। फिर कॉम्पटन वेवलेंथ, बेटा अगर हम इन तीनों केसेस में देखें, इस फार्मूले को लेकर अगर हम चलें, जब हमारे पास एंगल 180 का आया था, तो 180 हम इस फार्मूले में पुट करें, डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो बेटा आपको पता है cos 180 क्या होता है? -1। तो अगर हम इधर -1 पुट करें तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर 2 हो जाएगा। तो आपके पास जो डेल लैम्डा का आंसर आएगा वो आएगा 2h ओवर m नॉट c। फिर इस केस के लिए अगर हम देखें, सपोज एक को हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, 3 केस ले लेते हैं, एक 0, एक 90 और एक 180। अगर अब इधर देखिए, डेल लैम्डा इज इक्वल टू 1h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? चूंकि हमें पता है cos 0 क्या होता है? 1, तो ये भी 1 और माइनस ये भी 1, दोनों कैंसिल। तो 0 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा आंसर क्या हो जाएगा? डेल लैम्डा इज इक्वल टू 0। लेकिन जब आप बात करते हैं 90 का एंगल पुट करने की, 90 का एंगल पुट करें तो क्या होगा? डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। चूंकि cos 90 हमें पता है 0 होता है, तो 1 माइनस 0 का आंसर 1 ही आएगा। और 1 को अगर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है। अगर डिफरेंट एंगल आपके पास हो, अगर 180 का एंगल बन रहा हो, अगर 90 का एंगल बन रहा हो, अगर 0 का एंगल बन रहा हो, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है। और मैक्सिमम वेवलेंथ कब आती है? जब आपके पास एंगल हो 180 का। ठीक है, 180 का एंगल हो तो आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये जो चीज थी, ये जो इधर फार्मूला था, इसको आपने याद रखना है, ये कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, ये जो टर्म थी एच ओवर एम नॉट सी, ये कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट, इसको नाम दिया गया है। फिर कहते हैं, अब अगर चूंकि हमने प्रूव कर लिया कि अगर 90 हम पुट करें, दोबारा मैं जैसे 90 का पुट करता हूं, चूंकि कैलकुलेशन हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इफ स्कैटरिंग एंगल थीटा कहते हैं, इफ स्कैटरिंग एंगल, इफ स्कैटरिंग एंगल इज थीटा, कि जो स्कैटरिंग एंगल थीटा किसके बराबर था? वो 90 डिग्री के बराबर था अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, फिर कहते हैं आप पुट करें, डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस की जगह, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? एम नॉट
c इंटू 1 माइनस cos 90 डिग्री। तो cos 90 अभी मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है 1 के। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा m नॉट c के। डेल लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट का। तो अगर हम इधर से वैल्यूज पुट करें, सपोज h की वैल्यू जो प्लांक कांस्टेंट था उसकी वैल्यू आपने निकाली थी, वो आ रही थी 6.63 इंटू 10 की पावर -34 ओवर। अब ये जो m नॉट था रेस्ट मैस है उसकी वैल्यू वो कह रहे हैं दी हुई है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई बाय ये c है इधर स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है वो बराबर होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। अब अगर हम इसको सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करें बाय कैलकुलेटर तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो आंसर आ रहा है 2.43 इंटू 2.43 इंटू 10 की पावर -12। चूंकि ये वेवलेंथ है, ठीक है, तो वेवलेंथ का यूनिट हमें पता है वो बराबर होता है मीटर के। वेवलेंथ एक किस्म की लेंथ ही होती है, ठीक है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर। तो ये आपके पास इसकी लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। और इस सारे कॉम्पटन ने ये जो थ्योरी पेश की, ठीक है, ये जो अपना इफेक्ट पेश किया, इस बिना पर उसको क्या किया गया 1927 के अंदर नोबेल प्राइज से नवाजा गया, ठीक है। नोबेल प्राइज उसको कब दिया गया 1927 के अंदर, 1927 में। और किस बिना पर दिया गया, जो कि उसने अपना इफेक्ट पेश किया, या आप कह सकते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, उसने एक इफेक्ट दिया हमें, दूसरा कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है। इन दोनों को प्रूव करने की वजह से उसको 1927 के अंदर नोबेल प्राइज से नवाजा गया, ठीक है बेटा। नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा इनाम होता है, ठीक है, जिसमें हर बंदे को ये नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत बड़ी अगर कोई इन्वेंशन बंदा करता है तो उसको ही ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज कॉम्पटन इफेक्ट को मिला था 1927 के अंदर। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।